Good morning, friends. I am Arabi Sharma and welcome you to the Brighter Side classes. Today, we are going to discuss about reactivity series. So let's come, friends. First of all, हम यह जान लेते हैं कि आखिर रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे रिएक्टिविटी सीरीज का कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, फ्रेंड्स। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता को अवरोही क्रम इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है और व्यवस्थित किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स घटते हुए क्रम में यदि धातुओं को एक व्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित किया जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे जो टॉप में जो है वो आपका टॉप से बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जो आते हैं एलिमेंट्स, उसकी जो ऊपर से नीचे आते समय उसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो क्या हो जाती है, घटते जाती है, फ्रेंड्स। ओके, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे पोटेशियम। ओके, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये आप देख पा रहे हैं। इन सबों में जिस सबसे ज़्यादा अगर रिएक्टिविटी है, सबसे ज़्यादा अगर क्रियाशील अगर धातु है तो आपका कौन है, फ्रेंड्स? पोटेशियम है। ओके, इसके बाद आपका कौन आएगा? सोडियम आएगा, फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम एंड आफ्टर दैट सोडियम। इसके बाद आपका इसके बाद आपका कैल्शियम आएगा और इसके बाद आपका मैग्नीशियम आएगा, इसके बाद एल्युमिनियम आएगा, इसके बाद सोडियम आएगा, इसके बाद आयरन आएगा और इसके बाद फ्रेंड्स क्या आएगा, आपका आएगा लेड आ जाएगा। ओके, अब हाइड्रोजन के बाद वाली जो है, हाइड्रोजन से भी जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है, फ्रेंड्स, जिसकी क्रियाशील क्षमता कम होती है, ओके, वो आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे। जैसे आपको हो गया कॉपर। ओके, आपको कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया। देख पा रहे हैं? तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चंस आता कैसे है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। आपको क्वेश्चंस आएगा कि निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो आपका क्वेश्चन आएगा पोटेशियम, हाइड्रोजन, जिंक, आपका पीबी। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, फ्रेंड्स? आपका सबसे ज़्यादा क्या है, आपका पोटेशियम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यह बात बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं क्या कह सकता हूँ इसमें कि यदि जिंक सल्फेट देख पा रहे हैं, जिंक सल्फेट क्या है, तो हम ZnSO4। ओके, और ZnSO4 को यदि मैं किस में कहूँ, ZO4 को यदि मैं आपको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊँ, ओके फ्रेंड्स, तो क्या यह हाइड्रोजन जेड को रिप्लेस कर पाएगा? नो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, फ्रेंड्स। ओके, तो यह जो से आपका इक्वेशन रिमेन्स द कांस्टेंट, जस्ट का तसी रह जाएगा, फ्रेंड्स। सो ये कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज जेड की जो आपका कैपेसिटी है, जो रिएक्टिव कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, फ्रेंड्स। ओके, इसलिए कभी भी जेड को हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको लेता हूँ मैं। जैसे आपको दे दिया कॉपर सल्फेट का बिलियन। ओके, कॉपर सल्फेट का आपके पास क्या है, फ्रेंड्स? बिलियन है। देख पा रहे हैं, कॉपर सल्फेट का आपका बिलियन। जैसे आपको CuSO4, और इसे जिंक के बर्तनों में रखा नहीं जा सकता है। व्हाई? बिकॉज अगर कॉपर सल्फेट को मैं जिंक के बर्तन में रखूंगा तो जिंक जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा और उसका स्थान लेकर ZnSO4 बना देगा। ओके फ्रेंड्स, दैट्स वाई आप कॉपर सल्फेट को जिंक के बर्तन में रख नहीं सकते, फ्रेंड्स। यस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छा से। तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें आपको एग्जाम में रिपीट करते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व है जिसका सक्रियता श्रेणी में सबसे आगे स्थान है। तो बेसिकली एग्जाम्पल कॉपर, हाइड्रोजन, Ag,
और जैसे हो गया आपका पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा किसका स्थान है? पोटेशियम का स्थान है फ्रेंड्स। ऑन द अदर हैंड्स और सारे एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपके पास डाउट है फ्रेंड्स, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करूँ। ओके, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख पा रहे होंगे कुछ ऐसे मेटल्स हैं आपके पास जिसमें जंग लगने की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है। जैसे आप एजी की बात करें तो एजी में आपको जंग लगता ही नहीं है। वाई? बिकॉज ये बिल्कुल लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। एयू सोना जिसको गोल्ड कहता हूँ मैं, ये भी आपको जंग लगने की पॉसिबिलिटीज में नहीं है, क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है फ्रेंड्स। ओके, ये सारी तत्वों में जंग लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि कम क्रियाशील धातु है। वेर एज अगर मैं बात कहूँ किसकी, अगर मैं बात कहता हूँ सोडियम की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, आयरन की, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में आगे स्थान रखते हैं, और जब यह किसी के संपर्क में आते हैं तो इमिडिएटली रिएक्ट करने लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन आयल में क्यों रखा जाता है। कारण ये है कि सोडियम और पोटेशियम, आप यहाँ से देख पा रहे हो, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि सोडियम और जो पोटेशियम की जो मैं बात कर रहा हूँ, सोडियम, ये आपका सोडियम है और पोटेशियम है। तो सोडियम और पोटेशियम को बेसिकली आप खुले स्थानों पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही किसी से अभिक्रिया कर लेता है। दैट्स वाई इसको केरोसिन आयल के अंतर्गत रखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा ये क्लास। देखिए कुछ बातें लिखा हुआ है, उससे उसके बारे में डिस्कस। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु है, हाइड्रोजन सक्रिय धातु है। ये सारे तत्व जो हैं वो हाइड्रोजन से सक्रिय धातु है फ्रेंड्स। ओके, जबकि आपको कॉपर, Hg, Ag, Au सभी के सभी आपको कम सक्रिय धातु वाले हैं, हाइड्रोजन से कम सक्रिय धातु हैं। ओके, यहाँ ये जो जा रहा है फ्रेंड्स, आपको जो एरो का साइन, ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। फिर यदि मैं इस साइन को इस तरीके से रिपीट करूं तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको आएगा, इसी क्लास में आप रिमेम्बर कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट आपका क्या आएगा, आपका पोटेशियम, आफ्टर दैट सोडियम, आफ्टर दैट कैल्शियम, आफ्टर दैट मैग्नीशियम, आफ्टर दैट एल्युमिनियम, आफ्टर दैट जिंक, आफ्टर दैट आयरन, आफ्टर दैट पीबी लेड, एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कौन कौन है? कॉपर हो गए, Hg हो गए, Ag हो गए, Au हो गए। ओके फ्रेंड्स, सबका मैं एटॉमिक नंबर भी आपको बता देता हूँ। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 होता है फ्रेंड्स। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे मैं और बता रहा हूँ। जिंक का आपका एटॉमिक नंबर होता है 30, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। ओके फ्रेंड्स, जबकि आयरन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 26 होता है। पीबी का एटॉमिक नंबर होता है, लेड का एटॉमिक 82 होता है फ्रेंड्स। चलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 1, आप तो जानते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है फ्रेंड्स। ओके, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है फ्रेंड्स। Ag का एटॉमिक नंबर होता है 47, एंड Au that is known as gold having atomic number 79। ओके फ्रेंड्स, चलिए और मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँ तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से धातु में धातु रिलेटेड क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक फ्रेंड्स है मीथेन। व्हाट इज नोन एज मीथेन, हैविंग द केमिकल फॉर्मूला इज नोन एज CH4। ओके,
इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं फ्रेंड्स। व्हाट वी कॉल इट? मार्स गैस। मार्स गैस भी इसे क्या, मार्स गैस भी इसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है। यस फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन का यूज होता है बेसिकली शीतलक के रूप में होता है, जिसको फ्रिज में इस्तेमाल, कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई में भी होता है, विलायकों के रूप में भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन द, इट मीन्स उपरोक्त सभी में आंसर सही होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चूहे मारने, चूहे मारने की दवा, चूहे मारने की दवा का वैज्ञानिक नाम है। यस फ्रेंड, चूहे मारने की दवा का वैज्ञानिक जिंक फॉस्फाइड है। यस फ्रेंड, जिंक फॉस्फाइड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिंक फॉस्फाइड चूहे मारने की दवा का रासायनिक नाम है। ओके फ्रेंड्स, वैज्ञानिक नाम है, रासायनिक नाम, व्हाट एवर यू कॉल इट, कुछ भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है। यस फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इट मीन्स आयरन। आयरन का, आयरन जो है वो आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है फ्रेंड्स? 26। ओके, मैंने अभी जस्ट ही बताया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फ्रेंड्स, कैंसर के इलाज में उपयोग धातु है, तो कैंसर के इलाज में कौन सा धातु उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? कोबाल्ट। कोबाल्ट का यूज हम किस में करते हैं फ्रेंड्स? आपको कैंसर के इलाज में करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फ्रेंड्स, सामान्य ताप पर निम्न में कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? यस फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है फ्रेंड्स? तो आपका कौन सा हो जाएगा? पारा हो जाएगा। ओके, लेट्स कम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट के लिए फ्रेंड्स। तो आपका कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम। फोर्थ क्वेश्चन आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, धातु के यौगिक जिनसे आर्थिक महत्व की धातु आसानी से अलग की जा सकती है कहलाती हैं, क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? अयस्क कहलाते हैं। ओके, ऑर्स कहलाते हैं फ्रेंड्स। ये आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नाइन्थ क्वेश्चन, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? यस फ्रेंड्स, कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम आपका सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3.H2O। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है फ्रेंड्स, तो साबुन निर्माण में सह उत्पाद पदार्थ होता है, तो साबुन निर्माण में आपका सह उत्पाद पदार्थ जो है फ्रेंड्स आपका ग्लिसरॉल होता है। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। अगर आपका मेरा वीडियो अगर पसंद आया हुआ होगा तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। See you again tomorrow with a great happiness and great joy.